हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट शिप्रा गोयल, आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर लॉयर्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। अब प्रीलिमिनरी के अंदर केवल 4 ही सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, दूसरा है रिपल ऑफ एनैक्टमेंट्स, तीसरा है इंटरप्रिटेशन क्लॉसेस और चौथा है मे प्रिज्यूम। बहुत छोटे से 4 सेक्शन ही है, लेकिन चारों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्री के काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से, कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा सीरियसली देखें, क्योंकि इसमें कोई ना कोई सेक्शन हो सकता है आपको प्री के क्वेश्चंस मिल जाए। तो पहला सेक्शन पढ़ते हैं, शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इस एक्ट को क्या कहते हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इट एक्सटेंड्स It extends to the whole of India and applies to all judicial proceedings in or before any court. ये एक्ट पूरे भारत पर लागू होता है और सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स। अदर देन कोर्ट मार्शल्स के अलावा आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन, इंडियन नेवी डिसिप्लिन, एयर फोर्स एक्ट, बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंट टू एनी कोर्ट और ऑफिसर और नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ये एक्ट केवल कोर्ट मार्शल के अलावा आर्मी एक्ट पर, नेवल डिसिप्लिन पर, इंडियन नेवी पर और एयरफोर्स पर लागू नहीं होता। और फ्रेंड्स, ये आया कब था? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। रिपल ऑफ एनेक्टमेंट, सेक्शन 2 क्या रिपल हो गया 1938 में, तो इसको तो आप छोड़िए। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंस unless a contrary intention appear from the context. Court include all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. कोर्ट के अंदर सभी जजेस एंड मजिस्ट्रेट आते हैं एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स और लीगली ऑथर, जो एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथराइज है, उनके अलावा सभी कोर्ट के अंदर आते हैं। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, फैक्ट्स क्या है? एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिसमें सभी चीज़ें आती हैं, रिलेशन ऑफ थिंग्स, एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं चीज़ें, और जिसमें हम महसूस कर सकते हैं कि ये भी फैक्ट है। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, और उसके कॉन्शियस माइंड में भी कुछ अगर महसूस हो रहा है उसे, तो वो भी एक फैक्ट है। Illustration, that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. फैक्ट क्या है? एक कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज हुआ हुआ है, सर्टेन प्लेस पे रखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? फैक्ट कहलाएगा। दैट ए मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज ए फैक्ट, किसी आदमी ने कुछ देखा या सुना, वो क्या है? एक फैक्ट है। पर इसमें हेयर से फैक्ट नहीं होते। जो किसी ने हम मुझसे बोला, मैंने किसी थर्ड पर्सन को बोल दिया, इनडायरेक्ट है, मेरा डायरेक्ट लिंक नहीं है उससे, तो वो हेयर से एविडेंस में काउंट नहीं होगा। दैट ए मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज ए फैक्ट, फैक्ट क्या है? जो डायरेक्ट आदमी ने देखा हो और सुना हो, वो फैक्ट है। दैट ए मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज ए फैक्ट, जिसने कुछ कहा हो, वो फॉर वर्ड्स क्या है? फैक्ट है। दैट ए मैन होल्ड ए सर्टेन ओपिनियन, हैज ए सर्टेन इंटेंशन, एक्ट इन गुड फेथ और फ्रॉड, or uses a particular word in a particular sense, or it was a specified time conscious of a particular sensation is a fact. फैक्ट क्या है? मान लो किसी ने अपनी कोई ओपिनियन दी है, सर्टेन इंटेंशन से दी है, चाहे वो गुड फेथ की हो, चाहे वो फ्रॉड करने की हो, और पर्टिकुलर ऐसे कुछ वर्ड, ऐसे कुछ सेंस यूज किए हैं जिससे स्पेसिफाई होता है कि ये फैक्ट्स हैं। दैट ए मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन, रेपुटेशन भी क्या है? एक फैक्ट है। समाज में आज हर एक की एक रिस्पेक्ट होती है, तो वो क्या है? एक फैक्ट है। रिलेवेंट, अब रिलेवेंट क्या होता है? वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड टू द अदर इन द एनी ऑफ द वे रेफर्ड टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस। इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से एक फैक्ट दूसरे से रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंसी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम? रिलेवेंसी। फैक्ट इन इश्यूज, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इश्यूज मीन्स एंड इंक्लूड any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence non-existence है, नेचर में एक्सटेंट ऑफ एनी राइट है, लाइबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, असर्टेड है और डिनाइड इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स नेसेसरी फॉलोज। अब कोई भी फैक्ट कोर्ट के अंदर आया, ठीक है, अब कोर्ट के अंदर आने के बाद उसके फैक्ट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस जो लेके आया परिवादी, उसके क्या राइट्स है, क्या लाइबिलिटी है। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का मैटर आ गया कोर्ट के अंदर, अब उसके अंदर फैक्ट्स ऐसे हैं जो एविडेंस पेश किए गए, एक पार्टी तो असर्टेड है और डिनाइड है, एक पार्टी बोलती है कि इस प्रॉपर्टी पे तो मेरा हक है, दूसरा डिनाई करता है कि नहीं साहब, इस प्रॉपर्टी पे इनका नहीं, मेरा हक है।
तो दोस्तों इसमें फैक्ट्स कैसे होंगे? जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एविडेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं और हाँ ये बताते हैं कि ये राइट है और ये डिसेबल है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? फैक्ट इन इश्यूज, whether under the provision of the law or the time being in force relating to civil procedure. Any court record an issue of fact to be asserted or denied in the answer to such a issues in a fact in issues. अब उस फैक्ट के अंदर क्या इश्यूज हैं? एक पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, एक डिनाई कर रही है, तो जो भी एविडेंस होंगे और एविडेंस का जो भी एग्जिस्टिंग होगा उसके हिसाब से ही बताया जाएगा इसमें क्या फैक्ट्स हैं। ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी। अब जैसे ए एक्यूज है इसका मर्डर ऑफ बी, बी का मर्डर किया है ए ने। अब ट्रायल चली, ट्रायल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? दैट ए कॉज बी डेथ, ए ने बी को मार दिया। ए इंटेंट टू कॉज बी, ए की इंटेंशन ही थी बी को मारना। ए हैड रिसीव्ड ए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, और ए ने क्या किया था? ग्रेव लिया था from B से, sudden provocation from B, that A at the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsound of mind incapable of knowing its nature. अब मान लो ऐसा कुछ एक्ट हो गया जिसको बी ए को भी नॉलेज नहीं थी कि मेरे इस एक्ट से बी की डेथ हो जाएगी, बाई रीजन ऑफ अनसाउंड ऑफ माइंड, और या हो सकता है अनसाउंड माइंड के कारण भी वो एक्ट हो गया हो। तो ये सब क्या आएंगे? फैक्ट्स आएंगे। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाई मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स, मार्क्स और बाई मोर देन one of these means intend to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. अब डॉक्यूमेंट्स का सीधा सा एग्जांपल आप समझिए, आपकी लॉ की मार्कशीट ही है। आपने लॉ की मार्कशीट मिली, लॉ की मार्कशीट के अंदर क्या क्या मैटर होते हैं? जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपके मार्क्स होंगे, ग्रेड्स होंगे, आपने कौन से कॉलेज से कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कब किया है लॉ। तो ये सारा मटेरियल क्या है? ये आपका डॉक्यूमेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ए राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट राइटिंग में भी हो सकता है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। फोटोग्राफ क्या है? कोई लिपि है, फोटोग्राफ वो है, डॉक्यूमेंट्स है। मैप और प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। एंड इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट एंड स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट। अब कोई मेटल प्लेट में हमने कुछ लिख दिया है, स्टोन है, वो क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। पत्थर पे कुछ लिपि लिखी हुई है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो सब क्या है? डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। अब आते हैं आगे एविडेंस पे। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। एविडेंस का मतलब क्या है और क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस in relation to the matter of facts under inquiry. Such statements are called oral evidence. Oral evidence. अब फ्रेंड्स ये ओरल एविडेंस क्या होते हैं? कई बार आपने मूवीज में या कोर्ट में भी देखा होगा, अगर आपने मूड कोर्ट्स की हैं तो उसमें भी देखा होगा कि जैसे जो भी पक्षकार आते हैं, विटनेसेस आते हैं, उन्हें उनके बयान होते हैं और उसमें बयानों में जो भी वो बोलते हैं, बयान देते हैं, वो सब क्या है? ओरल एविडेंस है। All documents including electronic records produced for the inspection of the court. Such documents are called documentary evidence. अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इंक्लूड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, आपका ईमेल हो गया, व्हाट्सएप, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं। अब आता है प्रूव्ड। इफ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट the court either believes it to exist or consider its existence to probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. प्रूफ का मतलब क्या है? जो भी कोर्ट के अंदर फैक्ट्स आए, मैटर आए, जिसमें बिलीव कर सकते हैं कि ये जो मैटर है ये इसमें बिलीव हो रहा है कि एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सब क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब डिस्प्रूव क्या हुआ? जो फैक्ट्स हैं और आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर को कंसिडर करने के बाद कोर्ट बिलीव करती है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो कंसिडर और नॉन एग्जिस्टिंग, सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन और अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केसेस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डिसअप्रूव हो जाएगा। नॉट प्रूव के अंदर क्या आता है? इफ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड और डिसप्रूव। अगर वो प्रूव और डिसप्रूव नहीं है तो वो क्या है? नॉट प्रूव है। इंडिया, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी टेरिटरी होगी वो क्या होगी? इंडिया की जो टेरिटरी आएगी मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द एक्सप्रेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, such digital signature subscribed shall have the meaning respectively assigned to them in the Information Technology Act में जो assign हुए हैं उनको
प्रूफ की जरूरत नहीं है। May presume whenever it is proved by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof it। अब ये कोर्ट अगर मान लो प्रिज्यूम कर लेती है फैक्ट्स को कि ये हाँ ये फैक्ट्स कैसे हैं, एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो प्रूव में आ जाएंगे, नहीं तो डिसप्रूव में आ जाएंगे। शैल में व्हेन इट इज डायरेक्टेड बाय द एक्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम ए फैक्ट इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट्स एज प्रूव अनलेस एंड अंटिल इट इज डिस्प्रूव। अगर मान लो फैक्ट प्रूव नहीं हो रहे हैं तो वो डिसप्रूव हो जाएंगे। कॉन्क्लूसिव क्या है, जो ना तो एक्ट प्रूव में ना तो शेल में आ रहे हैं, ना मे में आ रहे हैं और ना शेल में आ रहे हैं। व्हेन वन एक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट not act to be conclusive proof of other, the court shall on proof of the one fact regard the other as proof and shall not allow the evidence to be given for the purpose of disproof। उसमें एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा, किसमें अलाउ नहीं किया जाएगा, डिसप्रूव करने के लिए। तो दोस्तों आज हमने एविडेंस एक्ट का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन चारों कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें मैंने जो भी पीडीएफ के अंदर हाईलाइट किए हैं ये सारे हाईलाइट आपके प्री के क्वेश्चंस भी बनते हैं और इस पीडीएफ का लिंक मैंने अपने चैनल पे डाल दिया, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।